नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आपको बताया पीजीटी का जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अलावा जो है वो एचपीजी के भी पूछी जाएगी। तो उन सभी सेक्शंस को जो है हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पेपर 1 में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी और भी आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी हेल्प मिलेगी। और पेपर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर 2 में नंबर क्लैश कर जाते हैं तो पेपर 1 ही जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस बात से आप परिचित होंगे कि जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 की जो मेरिट बनती है उसमें जो है वो नंबर क्लैश करते हैं। पिछली मेरिट लिस्ट को उठाकर देखिए, बहुत बच्चों के नंबर क्लैश किए हैं। तो पेपर 1 के बेस पर आपको प्रायोरिटी मिल सके, आपके नंबर ज़्यादा हो, इसलिए हमने ये सीरीज चलाई है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 2023 अरब लीग समिट। तो बोलते हैं कि 2023 की जो अरब लीग समिट हुई उसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी या फिर किस कंट्री ने होस्ट किया। देखो 2023 की जो अरब लीग हुई उसको जो था वो सऊदी अरबिया के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर सऊदी अरबिया के इसको जो है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया, सऊदी अरब के द्वारा होस्ट किया गया। यहाँ से हम अरब लीग के बारे में जानेंगे और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से जानेंगे जो यहाँ से बन सकते हैं। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो अरब कंट्रीज़ आती हैं या फिर अरब लीग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितने स्टेट्स आते हैं, कितनी कंट्रीज़ आती हैं। इसमें जो है वो 22 स्टेट्स जो हैं वो आते हैं। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सऊदी अरबिया ने होस्ट किया, पूछ सकते हैं कि कितने मेंबर जो हैं वो इसके हैं। तो 22 मेंबर जो हैं वो इसमें आते हैं। हर एक को याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, क्योंकि 22 नंबर बहुत बड़ा है अपने आप में, तो इतना आप याद रख भी नहीं पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये होस्ट कहाँ पर किया गया, सऊदी अरबिया में तो होस्ट किया गया, परंतु एग्जैक्टली ये कहाँ पर किया गया होस्ट, ये सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद में जो था वो होस्ट किया गया। कहाँ पर, रियाद। आपने सऊदी अरबिया की कैपिटल ध्यान रखनी है। साथ में ही सऊदी अरबिया की अगर करेंसी पूछ ली जाए तो वो रियाल है। तो रियाल और रियाद आप दोनों ही याद रख लेंगे, मिलते जुलते हैं। हमने बहुत बार कैपिटल्स अभी तक रिवाइज भी कर ली हैं। यहाँ पर किस मसले को लेकर बात होगी, तो यहाँ पर जो ईरान का इशू चला हुआ है, इजराइल का इशू चला हुआ है। जो इजराइल है ना, उस जो इजराइल में जो इजराइल की स्ट्राइक्स चली हुई है, वॉर चला हुआ है गाजा को लेकर, और तो उन सभी के ऊपर जो है वो यहाँ पर बात करने के लिए जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं एज पर IQAIR's AQI डाटा विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। तो अभी हाल फिलहाल में दिवाली के बाद जो था ये IQAIR का जो डाटा है ना वो निकाला गया। तो ये डाटा निकाला गया, इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्या है ये रिपोर्ट। देखो ये वर्ल्ड में जो एयर क्वालिटी है ना उसको लेकर रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसमें क्या जाना गया, इसमें जाना गया कि न्यू दिल्ली जो भारत में शहर है, भारत की जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर AQI लिखा गया है, ये AQI किसके लिए स्टैंड करता है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए जो है वो स्टैंड करता है। और इसमें अगर हम बात करें कि इंडिया को किस तरह से नंबरिंग दी गई है तो 287 करके जो है इंडिया का ये AQI जो है रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंडिया का 287 है और मोस्ट पॉल्यूटेड है। इसके बाद लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर का जो AQI रहा है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वो 195 जो है वो रहा है। मुंबई हमारी जो सिटी है इंडिया की, उसका 153 जो है वो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कोलकाता की तो कोलकाता का 166 जो है वो रहा है। तो ये जो है वो इस तरह से इंडेक्स जो है वो रहा। इसमें जो है ये कंसर्न है कि दिल्ली में एयर की क्वालिटी जो है वो डे बाई डे गिरती जा रही है। यहाँ पर PM भी एक टर्म आती है, तो वो भी पता होना चाहिए कि ये PM टर्म क्या है। ये है पार्टिकुलेट मैटर्स करके। पार्टिकुलेट मैटर्स को कंसीडर किया जाता है। PM 2.5 जो है हेल्थ के लिए काफ़ी कंसर्न माना जाता है। जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं, वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है, उन सब चीज़ों से जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऊपर से दिवाली भी थी तो आपको पता है क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं बेसिक बैन कर दिए गए थे, परंतु फिर भी देखा गया कि एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो था वो डिग्रेड हुई। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। तो अभी हाल फिलहाल में मालदीव्स के जो है वो नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले भी। तो हमने पढ़ा था कि जो मोहम्मद मुइज़ हैं वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, तो वो मालदीव्स के किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है, मोहम्मद मुइज़ को बनाया गया है। चलो ठीक है, सही बात है कि मोहम्मद मुइज़ जो है वो इसके प्रेसिडेंट बने। कि इंडिया की ओर से इनकी जो ओथ सेरेमनी हुई उसमें कोई गया? हाँ, जो किरण रिजिजू मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, वो जो था वो यहाँ पर गए थे। इन्होंने यहाँ पर इसमें जो था वो पार्टिसिपेट किया। इनसे पहले जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे सोलीह करके, उनका जो ट्रेंड था ना वो इंडिया की तरफ जो था वो ज़्यादा था। तो वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को लेकर चलते थे। तो वहाँ पर ना उस टाइम पीएम मोदी जो था वो खुद गए थे इनकी उस सेरेमनी में। और अभी जो है इनका ये कहना है कि इंडियन फोर्सेस के कुछ वहाँ पर हैं तो उनको ये वापस भेज देंगे इंडिया। और भी इंडिया के कंसर्न है कुछ, क्योंकि इन्होंने ये कहा है मोहम्मद मुइज़ ने कि इनकी जो पॉलिसी रहेगी वो जो पॉलिसीज़ ये फॉलो करेंगे वो मालदीव्स फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखो इंडियन ओशन के साथ कहीं ना कहीं पर बाउंड्री लगती है और इंडिया भी बाउंड्री शेयर करता है। जो मैरीटाइम बॉर्डर है इंडिया का वो भी मालदीव्स के साथ लगता है, जैसे कि श्रीलंका के साथ लगता है उसी तरह से। तो इंडिया के लिए ये कंसर्न रहता है कि जो कंट्रीज इस तरह की हैं वो कहाँ पर अपना झुकाव रखेंगी, चाइना की ओर उनका झुकाव रहेगा या फिर कहाँ पर उनका झुकाव रहेगा। तो कुछ एक सरकारें ऐसी आती हैं जो चाइना की ओर और जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होती हैं, और कुछ ऐसी आती हैं जो इंडिया की तरफ होती हैं। इसी तरह चर्चा में जो था वो श्रीलंका भी जो था वो चला था। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो श्रीलंका के अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की सबसे पहले कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है श्रीलंका के, तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वो यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। अगर हम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, दिनेश गुंदावर्धना करके उनका नाम है, वो उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट श्रीलंका के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो उनका नाम ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, क्या इंडिया जो है वो मालदीव्स के साथ कोई एक्सरसाइज भी जो है वो कंडक्ट करता है? तो इंडिया और मालदीव्स के साथ एक एक्सरसाइज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इक्विवेरियन एक्सरसाइज। ये जो इक्विवेरियन एक्सरसाइज है, इक्विवेरियन एक्सरसाइज आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, 2009 से जो है वो हो रही है। इनकी मिलिट्री के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होती है। 2023 में ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? तो ये उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड के चौबातिया में जो था ये एक्सरसाइज हुई थी मालदीव के साथ। तो ये एक्सरसाइज भी आपको पता चल गया। इक्विवेरियन का मतलब पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड करके इसका मतलब होता है, फ्रेंड यानी कि दोस्त इसका मतलब होता है। ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अयप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये अयप्पा टेम्पल जो था वो अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था ये भी हम जानेंगे। और अगर हम बात करते हैं इस टेम्पल की तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ये अयप्पा टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? ये केरल में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। केरल में जो है ये अयप्पा टेम्पल जो है वो स्थित है। और आपने सबरीमाला का नाम सुना होगा, सबरीमाला। और अभी ना यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा, श्रद्धालुओं का आना जाना चला जाएगा, तभी ये अयप्पा टेम्पल सबरीमाला केरला का जो था वो चर्चा में था। और अभी ये जो ओपन किया जाएगा ना, तो ये मंडलम मकराविलुकाकू के लिए जो है वो ओपन किया जाएगा। ये सीज़न चलता है, इसके लिए ये ओपन किया जाएगा। तो बस इतना सा याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है अभी नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट की, आपने एक वैकोम सत्याग्रह के बारे में सुना होगा। तो वैकोम सत्याग्रह भी चर्चा में कुछ टाइम पहले आया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैकोम सत्याग्रह जो है ये कौन से ईयर का सत्याग्रह है? तो ये 1924 का जो है वो सत्याग्रह है। केरल में जो था ये हुआ था। और यहाँ पर मंदिरों में जो एंट्री होती है उसको लेकर जो था ये चलाया गया था। एक तरह से एंटी कास्ट स्ट्रगल इसको आप कह सकते हैं, टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी इसको कहते हैं। तो मुख्य रूप से उस टाइम तो केरल और तमिलनाडु के जो तमिलनाडु था वहाँ पर था, परंतु प्रेजेंट टाइम में केरल मुख्य रूप से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1924 में आपने ध्यान रखना है कि ये सत्याग्रह जो था वो वैकोम सत्याग्रह हुआ था। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर 1 में पूछा भी जा सकता है। गांधी जी ने फुल सपोर्ट इसको किया था। गांधी जी ने पूरी गाइडेंस जो था वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी। और कास्ट के साथ ही निपटने के लिए ये चलाया गया था, एक तरह से यूं कहें आप। तो ये भी आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे चांसेस हैं कि पीजीटी पेपर 2 में नंबर क्लैश होंगे ही होंगे। तो पीजीटी पेपर 1 में आपको अगर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं द फर्स्ट चिल्ड्रन डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो बोलते हैं कि पहला बाल दिवस जो मनाया गया था वो निम्नलिखित में से किस दिन जो था वो मनाया गया था। देखो फर्स्ट चिल्ड्रन डे कब मनाया गया था, फर्स्ट चिल्ड्रन डे जो था ना ये 5 नवंबर को मनाया गया था। हम बात कर रहे हैं कि पहली बार चिल्ड्रन डे कब मनाया गया था, तो 5 नवंबर को मनाया गया था। 1948 को जो था ये पहली बार मनाया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि जब तब ये मनाया गया था कैसे, तो ये फ्लावर डे के रूप में मनाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि फ्लावर डे के रूप में ये मनाया गया था। और उसके बाद ये जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाना शुरू हुआ। तो अभी ये 14 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है, 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, इसको लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, हम पूरी तरह से डिटेल में बात करते हैं। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो चिल्ड्रन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को। अब इस 14 नवंबर को मनाया जाना कब स्टार्ट हुआ, तो 1954 से जो है ये स्टार्ट हुआ 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाना। 1954 को किसने ये सुझाव दिया कि इस तरह से चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाए इसको, तो इसको सुझाव दिया गया था वीएम कुलकर्णी के द्वारा। ये कुलकर्णी वीएम कुलकर्णी थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि इसको इस तरह से मनाया जाना चाहिए। तो फिर ये इस तरह से मनाया जाने लगा। तो डाउट तो नहीं रहा ना कोई, आप कंफ्यूज तो नहीं हुए कहीं पर भी, आप कंफ्यूज होने भी नहीं चाहिए। मैंने पूछा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट चिल्ड्रन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो पहला चिल्ड्रन डे 5 नवंबर को मनाया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में 14 नवंबर को मनाया जाता है। पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। कई बार इंपॉर्टेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं उनमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो हमने अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली डाउट तो कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर होंगे ही होंगे, परंतु कन्फ्यूजन भी दूर होगा साथ में। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं गांधी जयंती कैसे मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जो है मनाई जाती है। इससे पहले हमने 31 अक्टूबर को देखा नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो सरदार पटेल जी जो थे, जिनकी सरदार पटेल जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको याद करने के लिए मनाया जाता है 31 अक्टूबर। इसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी जो है वो कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक साथ नोट किया करें जो भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन, तो बोलते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की, तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है ये भी 14 नवंबर को ही जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलो सही बात है कि ये 14 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। आपने यहाँ से क्या बातें ध्यान रखनी है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जब 2023 में मनाया गया तो क्या इसके लिए कोई थीम भी रखी गई थी, तो इसके लिए थीम भी रखी गई थी। थीम क्या रखी गई थी, इसके लिए थीम रखी गई थी एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। कौन सी थीम रखी गई थी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर करके इसकी थीम रखी गई थी। ये आपने ध्यान रखनी है, ये इसकी थीम थी 2023 के लिए। 2023 के लिए थीम पता चल गई। 2023 में 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है वो भी पता चल गया। पहली बार चिल्ड्रन डे कब मनाया गया था वो भी पता चल गया। डायबिटीज़ डे के बारे में पता चल गया। डायबिटीज़ डे मनाया क्यों जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग थे, इन्होंने जो था वो इंसुलिन को जो डिस्कवर करने में अपना अहम रोल जो था वो निभाया था। जो चार्ल्स बीस्ट थे उनके साथ इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सर फ्रेडरिक बेंटिक की एनिवर्सरी को, बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को जो है हम मनाते हैं। 14 नवंबर आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। इंपॉर्टेंट डेज भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पूरे के पूरे महीनों के इंपॉर्टेंट डेज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 2024 ग्रुप ऑफ 20 यानी कि जिसको G20 कहा गया, टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आपको पता होगा कि G20 जो 2024 में होगी, 2023 तो इंडिया ने होस्ट की, परंतु 2024 जो है वो G20 कौन सा कंट्री जो है वो होस्ट करेगा। तो G20 जो 2024 का होगा उसको ब्राज़ील कंट्री जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। G20 जो 2024 का है वो रियो डी जेनेरियो में जो है वो रखा गया है या फिर यहाँ पर होस्ट किया जाएगा ब्राज़ील के द्वारा। अगर हम 2024 के अलावा बात करते हैं कि 2023 में इसको किसने होस्ट किया, तो 2023 में जो था वो इसको होस्ट किया गया अपना देश भारत महान इंडिया के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं 2022 में इसको किसने जो था वो इसको होस्ट किया, तो 2022 में इसको जो था वो इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है मैच करने के लिए। और 2022 में ना बाली समिट हुई थी, बाली समिट इससे मिली हुई है, मिलती जुलती है बाली समिट G20 से। और 2023 की न्यू दिल्ली समिट आपने ध्यान रखनी है, वो इससे मिलती है। यहाँ पर हमारा जब इंडिया में इसको रखा गया तो क्या अच्छी बात हुई, ये हुई कि एक कॉमन एजेंडा जो था वो निकाला गया और
ख़ास तौर पर अफ्रीकन यूनियन को जो था वो इसका मेंबर बना दिया गया। इस तरह की यूनियंस इसकी पहले मेंबर नहीं थी, एक यूरोपियन यूनियन जो था वो मेंबर थी, अब अफ्रीकन यूनियन भी जो है वो इसकी मेंबर बन गई है। अगर हम अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं ना, तो अफ्रीकन यूनियन भी इम्पोर्टेंट है। इसके मेंबर बता देता हूँ मैं कितने मेंबर हैं, कि अफ्रीकन यूनियन में जो है वो कितने मेंबर आते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि इसमें प्रेजेंट टाइम में 55 मेंबर जो हैं वो आते हैं। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से भी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। चाहे वो अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। शेड्यूल्ड वे में एलाइड की भी टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आसियान। तो बोलते हैं कि आसियान में कितने मेंबर्स हैं। अगर हम बात करते हैं आसियान की, पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। देखो जैसे नाटो हो गया, आसियान हो गया, इसरो हो गया, इनके पूरे नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस इनके ऊपर करता हूँ। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो उसका पूरा नाम है। इसके जो मेंबर हैं टोटल वो कितने हैं, वो 10 मेंबर जो हैं वो इसमें आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या इन 10 मेंबर्स के नाम आपको याद होने चाहिए? बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ये एटलीस्ट याद नहीं कर पाए तो एक बार सुने ज़रूर होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में पता तो चल पाए कि कौन कौन से इसके मेंबर हैं। पहले तो याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं, आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है। इसके मेंबर कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया इसका मेंबर है। अगर आप मलेशिया की बात करेंगे, ये भी इसका मेंबर है। फिलीपींस इसका मेंबर है। सिंगापुर इसका मेंबर है। थाईलैंड इसका मेंबर है। ब्रुनई इसका मेंबर है। ब्रुनई कंट्री है ये एक, ब्रुनई कंट्री इसका मेंबर है। वियतनाम इसका मेंबर है। लाओस भी कंट्री है, ये भी इसकी मेंबर है। म्यांमार इसका मेंबर है। कंबोडिया इसका मेंबर है। तो ये आपने इसके मेंबर ध्यान रखने हैं जो इसके मेंबर हैं। आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर या फिर इस तरह से कह लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। 1967 में स्थापना हुई, जकार्ता में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये नहीं भूलनी चाहिए। बैंकॉक कहाँ पर पड़ता है? जो बैंकॉक डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे थे, जहाँ जिस डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना हुई वो थाईलैंड में जो है वो पड़ता है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। विजन, आइडेंटिटी और कम्युनिटी, वन इनके आगे लगा लेना है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे याद रख सकते हैं VIC, विजन, आइडेंटिटी और कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, ये इसकी थीम है। थीम भी एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, बोलते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा गया, इसको कब एनेक्ट किया गया था? इन विच ईयर इट वॉज एनेक्टेड? तो देखो इसको एनेक्ट किया गया था 2009 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। PGT जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपको मालूम ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भी। तो 2009 में जो था वो RTE एक्ट जो था वो क्या हुआ था? RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो एनेक्ट हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आती है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल नंबर 21 पार्ट ए में जो है वो आता है। 21A में जो है ये आता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आपने ध्यान रखना है। इसमें बात की गई है कंपलसरी एजुकेशन की। किसको कंपलसरी एजुकेशन? 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये बात इसमें की गई है। और ये प्रोविज़न जो था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 का, उससे जो था ये ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट्स में। ये भी ध्यान रखना है आपने। तो 21A के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो इसको मत भूलना। आप कहीं भी PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य कहकर जो था वो खुद को कौन संबोधित करता था या फिर किसे संबोधित किया जाता था विक्रमादित्य कहकर? एक वीडियो में आगे पीछे हो गया था, तो हम करेक्शन करते हैं, हमेशा ही करते रहे हैं। आपको डाउट नहीं होने चाहिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ना, वो उनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था, वो खुद को विक्रमादित्य भी कहते थे। उस दिन हमने समुद्रगुप्त की बात की थी, आज हम समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य दोनों को कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो बात की जानी चाहिए चंद्रगुप्त सेकंड की। देखो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जो था वो कहा जाता था।
इनके बारे में अगर बात करें तो देखो, इनका उल्लेख जो है वो उदयगिरी अभिलेख में मिलता है। उज्जैनी को इन्होंने अपने दूसरे नंबर की कैपिटल जो था वो बनाया था। इनके कार्यकाल के दौरान कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, वेताल भट्ट हो गया, अमर सिंह हो गया, इस तरह के बड़े बड़े रत्न जो था वो हुआ करते थे, नवरत्नों में ये आते थे। इनके कार्यकाल के दौरान एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान के द्वारा जो था वो यहाँ पर यात्रा भी की गई थी, भारत की यात्रा की गई थी चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान। अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की उसी तरह, तो समुद्रगुप्त को ना वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसको कविराज की उपाधि दी गई थी। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया। तो इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसको भारत का नेपोलियन जो था वो V.A. स्मिथ के द्वारा जो था वो कहा गया था भारत का नेपोलियन, ये ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड हो गया, इन दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? बिल्कुल हुए होंगे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही तो हमारा मेन टारगेट है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अभी कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखते हैं। बोलते हैं वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसके लिए वाक्यांश क्या है? उसके लिए एक शब्द बताना है आपको क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रसूता कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हिंदी इंग्लिश के सूखे नंबर हैं तो इनको मिस ना होने दे, खासकर हिंदी के नंबर। इंग्लिश तो थोड़ी सी वाइड है भी फिर भी, परंतु हिंदी को आप हाथ से ना जाने दें। आगे बोलते हैं वह आग जो जंगल में लगती हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो देखो, जंगल में आग लगती है ना, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसको दवाग्नि कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वैसे उसको ना दवानल भी कहा जाता है, ऑप्शन में दवानल भी हो सकता है आपके पास, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। दवानल भी ऑप्शन में हो सकता है और दवानल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका होगा। फिर आपने ध्यान रखना है कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भी यहाँ पर लिख लें कि क्या कहते हैं, बड़वानल जो है वो उसको कहा जाता है। और जो आग जंगल में लगती है उसको क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को दावानल जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं इट वॉज माई डैश दैट डैश टू द सीरियस प्रॉब्लम। इट वॉज, यहाँ पर होगा इट वॉज माई नेग्लिजेंस दैट लेड टू द सीरियस प्रॉब्लम। ये मेरी नेग्लिजेंस थी कि जिसने एक सीरियस प्रॉब्लम को जो था वो लीड किया। अगला क्वेश्चन देखिए 85 क्या है? 85 है बिकॉज ही वॉज डैश ही लेफ्ट द पार्टी अर्लियर एंड रिटर्न्ड होम। बिकॉज ही वॉज अनवेल, वो मतलब उसका वो ठीक नहीं था, वेल नहीं था, अनवेल था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, अनवेल। ही लेफ्ट द पार्टी, उसने पार्टी को पहले छोड़ दिया और घर जो था वो वापस चला गया। तो ये इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं यहाँ पर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन रिलेटेड। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हमने पिछले कल डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। पिछले कल की डिटेल में वीडियो डिस्कशन तो मिल जाएगी, परंतु PDF भी मिल जाएगी रिवीजन के लिए टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से अवेल आप कर सकते हैं। टेलीग्राम से डेफिनेटली अवेल कर लेना इन चीज़ों को। टेलीग्राम से आपको टेस्ट सीरीज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे? अपने टेलीग्राम से अगर आप @allexam31 करके सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।